नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश अनकट बातें। मोकामा से लेकर लखीसराय और छपरा से लेकर मनेर तक पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है वो भी बेसब्री से दूसरे चरण के मतदान का, जो 2 दिन बाद यानी 11 नवंबर को होने वाला है, जिसमें बाकी की 122 सीटों पर भी बिहार की जनता राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला लेगी। अब क्योंकि तमाम पार्टियां ये जानती हैं कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान दरवाजे पर आकर खड़ा है, इसलिए पहले चरण के मतदान के दिन ही बिहार में चुनाव प्रचार शुरू हो गया था और तभी से बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हम दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों और बन रहे माहौल की बात आज के अनकट बातों में करेंगे, मगर उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में बयानी युद्ध जारी है। कट्टा, गोली, फिरौती, रंगदारी जैसे शब्दों पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया कि कट्टा की सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार कर दिया। आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए। जहां कट्टा पर वार पलटवार जारी रहा, तो वहीं प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के मछुआरों संग डुबकी लगाने पर भी चुटकी ले ली। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहाँ की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। अडानी जी, अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए प्रियंका गांधी ने भी मोदी को ही निशाने पर ले लिया। एक नई संस्था नहीं बनाई, शिक्षा को नहीं बुलंद किया, उद्योग नहीं बनाए, बल्कि सारे जितने भी सरकारी बड़े बड़े उद्योग थे अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए। किसको दिए? मैं खुश हूं, आप नाम भी जानते हैं, आप जागरूक हो। जहां एक तरफ कांग्रेस वर्सेस मोदी की बयानी जंग शुरू रही, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी ने भी नवादा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को हेलीकॉप्टर पर घेर लिया। आप लोग तो देख ही होंगे कि वो अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। बताइए, हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टर में सब बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले बयानों की जंग शुरू है। देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान पर इस जंग का कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। जी, तो तमाम बयान आपने सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, तमाम बयान सुने गए और उन बयानों में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बयानों के जरिए, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान जो 11 नवंबर को होने वाले, क्या उस पर असर पड़ेगा? हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जिन्होंने बिहार चुनाव कवर किया,
बिहार में पहले चरण के मतदान की जितनी भी हॉट सीट्स थी वहां जाकर लोगों से बात की। विनोद पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे अनकट बातों में चर्चा होगी उन तमाम सीटों की जो दूसरे चरण में जिस पर मतदान होने वाले हैं, साथ ही जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बयानों के जरिए, उस पर भी बात होगी। विनोद जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि पहले चरण के देखिए मतदान तो हो चुके हैं और जिस तरीके का वोट परसेंटेज सामने आया है उसके बाद माना जा रहा है कि एनडीए की सरकार जो है वो दोबारा बिहार में स्थापित हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की बातें हो रही है, बयान आ रहे हैं, इसकी वजह से माहौल जो है वो कहां डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? देखिए जयंती जी, ये जो विधानसभा का चुनाव है, बिहार विधानसभा का, लोकसभा 2024 में जब हुआ था उसके बाद का ये सबसे अहम चुनाव है। क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार का जो पार्टी जदयू ने जो परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर ही नरेंद्र मोदी की सरकार बच पाई थी जी। तो ये पूरा समझिए कि ये चुनाव, बिहार का चुनाव जीतना एनडीए के लिए एकदम जियो करो या मरो वाली स्थिति है। तो किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना है और इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर के कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सभी लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। तो ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है और इसके लिए पूरा जी जान से एनडीए लगा हुआ है। आप देख रही होंगी कि इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी भी बहुत जी जान लगा रही है। तो तीसरी तरफ ये एनडीए महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव हैं वो भी पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा बिसात बिछ चुका है, चुनावी रंग जम चुका है और किसी का भी एक बयान अगर लूज बॉल तो सामने वाला लपकने के लिए भी तैयार है। आपको याद होगा गुजरात विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था 2007 में, तो नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत गंभीर थी। उस चुनाव में वो जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, लेकिन एन वक्त पर सोनिया गांधी ने उनको एक गेंद दे दिया मौत का सौदागर के रूप में। नरेंद्र मोदी उस गेंद को लपक करके पूरे चुनाव की उन्होंने दिशा ही पलट दी। तो आप देखेंगे कि ये जो चुनाव जो चल रहा है, मुद्दों को सब अपने अपने एंगल को पकड़े हुए हैं, कोई भी उस एंगल से और मुद्दे से डाइवर्ट नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने कट्टा को पकड़ के रखा है, जंगल राज को पकड़ के रखा है, तो राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं और वो निशाने पर अडानी और अंबानी को बार बार ला रहे हैं। तो तेजस्वी बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। मतलब तीनों तरफ से कहीं से भी कोई लूज गेंद फेंकने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि अभी आगे जैसे जैसे ये प्रचार नज़दीक आएगा उसमें और क्या क्या बातें सामने आ रही है। जी, दूसरे चरण की अगर बात करेंगे तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है, 18 जिले उसमें शामिल हैं और 1302 उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे चरण के मतदान में कहीं ना कहीं अपनी अग्नि परीक्षा जो है वो देंगे। इस पूरे दूसरे चरण के मतदान में विनोद जी, अगर सीटों की आप बात करेंगे या क्षेत्र की आप बात करेंगे तो यहाँ चंपारण जो बेल्ट है वहां चुनाव होने वाला है। इसमें भी एक सीट जिसकी बात की जा रही है, जिस नवादा की बात की जा रही है, जहां अशोक महतो की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगी। तो पहले चरण के मतदान में जहां मोकामा सीट और दानापुर सीट जैसी सीटें जहां बाहुबली की टक्कर हो रही है वो सीट थी, तो अब नवादा में इस तरीके का माहौल क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले चरण के मतदान में जितनी भी ऐसी सीटें रही हैं जहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला हुआ है, वहां सियासत जो है वो जोरों पर हुई है। इस चरण के मतदान में क्या आपको नजर आ रहा है, क्या सियासत शुरू होने वाली है? जयंती जी, चुनाव से पहले से एक मुद्दा बिहार में बहुत चला, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए थे और चंपारण की धरती जहां से उन्होंने चीनी मिल का मुद्दा उठाया था, ये मुद्दा पूरे बिहार में चला। ये चलते चलते आगे चल करके ये कल कारखानों से जुड़ गया, उद्योगों से जुड़ गया कि भाई बिहार में उद्योगों की कमी है जिसके कारण पलायन हो रहा है। तो ये पश्चिम चंपारण का पूरा इलाका जो है, उसके आसपास शिवहर है, सीतामढ़ी है, ये जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उसमें दो तरह की बातें हमेशा देखने को मिलती है। वहाँ से पलायन बहुत हुआ है जी। तो ये पलायन का मुद्दा है। प्रधानमंत्री आज उधर चंपारण साइड गए भी थे और उन्होंने इस सारे मुद्दों को उठाया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो फिर से वो चीनी मिल की फिर से उन्होंने बात की है। तो ये पूरा चंपारण का इलाका हो गया, फिर से शिवहर सीतामढ़ी का इलाका हो गया। इसके अलावा जो
पूरा सीमांचल का इलाका है, जी। जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज ये सब क्षेत्र आते हैं। मिथिलांचल, सीमांचल, ये सारी जी, जितनी जी। भी सीटें हैं उसमें तो बिल्कुल इन शामिल। सारे क्षेत्रों में पलायन का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। जी। वहाँ जो उद्योग धंधे नहीं है, कृषि आधारित है, जूट की खेती होती है पूर्णिया में, किशनगंज में, ये सब जूट का इलाका है, लेकिन वहाँ पे जूट की जो मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। तो जूट की किसान खेती करते हैं और जूट चला जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में भी रखा है कि हम उस इलाकों को डेवलप करेंगे। तो ये जो पूरा चुनाव है, अभी कट टू कट फाइट चल रहा है। आपने कहा है बारसिलीगंज की बात कही आपने, तो बारसिलीगंज में नरसंहारों के आरोपी अशोक महतो की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो भी एक बाहुबली की पत्नी हैं। और ये दोनों समझिए कि एक तरह से बाहुबलियों का मुकाबला हो रहा है। तो बाहुबली अगर प्रथम चरण में थे तो दूसरे चरण में भी बाहुबली हैं। कई सीटों पर मुंगेर के और भागलपुर में तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं जो अंग प्रदेश में हैं जो बाहुबलियों के रडार पर हैं और वहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है। तो वो मुकाबला भी दिलचस्प होगा देखना, खास करके वारसलीगंज के सीट पर सबकी नज़र पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो मुकाबला है मुख्य रूप से जिससे लालू यादव ने अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति का मुकाबला बनाने की कोशिश की थी, वही मुकाबला फिर से एक बार देखा जा रहा है। मतलब बिहार इतना 20 साल में कितना बदल गया है, इसके बाद भी वो जातीय लड़ाई का एक सिंबॉलिक सीट अभी भी बचा हुआ है वहाँ पर मध्य बिहार में। जातीय लड़ाई का जो सिंबॉलिक है वो अभी भी बचा हुआ है। ये जाहिर सी बात है, देखिए बिहार और जाति का पुराना नाता रहा है और इसको ठुकराया नहीं जा सकता, इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि बिहार में जाति का जो समीकरण है वो कितना प्रबल है और वो दिखाई देता है हर चुनाव में। आप भी बिहार अभी कवर करने के लिए गए थे, वहां से एक रिपोर्ट जो है वो हम सबने देखी, हमारे दर्शकों ने भी देखी, जिसमें जो यादव बहुल इलाका था वहां से रिपोर्टिंग करते हमारे संवाददाता ने जब सवाल पूछा तो उन्हें ये कहा गया कि हम यादव हैं तो यादव को ही तो वोट देंगे। तो ये जो जाति का समीकरण है ये साफ साफ नजर आता है बिहार में। लेकिन सिर्फ जाति पर बात होने से मुद्दों की बात नहीं हो जाएगी, बहुत सारे मुद्दे अभी भी ऐसे हैं, बरकरार हैं, जिस पर बात होनी चाहिए। दूसरे चरण में भी जारी है ये बातें, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, और इस पर अभी भी वो सारे दावे वादे जारी है। विनोद जी, जब पहले चरण का मतदान जारी था उसी दिन जनसभाएं दूसरे चरण के मतदान के लिए शुरू हो चुकी थी। तेजस्वी यादव हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महिलाओं के मुद्दों पर और युवाओं के मुद्दों पर जो है जोर डाला जा रहा है। क्या दूसरे चरण के मतदान में भी ये दो वोट बैंक इस पर नजर रहने वाली? बिल्कुल जयंती जी, दूसरे चरण के मतदान पर भी महिला और युवा यही दो फोकस में हैं। जो आरजेडी शुरू में पहले एम और वाई समीकरण से चला करती थी, आज वो ए टू जेड की बात कर रही है। तो ए टू जेड की बात करने के तहत ही तेजस्वी यादव पूरी तरह से युवाओं को फोकस किए हुए हैं और महिलाओं पर भी वो कहीं ना कहीं अपना दाव चल रहे हैं। युवाओं के लिए वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं और 40 दिनों का ही समय मांग रहे हैं कि 40 दिन का हमको समय दीजिए, उस 40 दिन के अंदर ही हम ये पूरा काम करेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तेजस्वी यादव का फोकस है युवा और महिला। और नीतीश कुमार ने जो शासन किया है पिछले 20 साल में, उन्होंने तो ज़मीनी स्तर पर काम किया है, खास करके पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, महादलित समाज को आरक्षण दिया। इस तरह करके वो तो पूरा ग्रासरूट लेवल पर वो अपना जाल फैलाए हुए हैं। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिव इस चुनाव में, क्योंकि उसके लिए करो मरो वाली स्थिति है। तो ये जो चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार एग्रेसिव होकर के कट्टा राज की याद दिला रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं। हालांकि ये जो 20 से लेकर के 35 साल का युवा है, इसमें से किसी को वो जंगल राज के उन लोगों ने देखा नहीं है कि किस तरह लालू यादव के शासनकाल में। लेकिन फिर भी ये चुनाव है, कोई कसर उठा करके छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जितने एग्रेसिव हैं उससे ज़्यादा एग्रेसिव उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि अगर अभी जो सिस्टम बना हुआ है, अगर थोड़ा से भी ये बिहार के मतदाता चूक करते हैं तो फिर वो जंगल राज की याद दिलाते हैं कि जंगल राज में किस तरह से लोगों को उठा लिया जाता था। जयंती जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिहार चुनाव में दो बातें बड़ा लोकप्रिय हुई हैं या कहिए कि चर्चा में आई हैं। एक तो कोनो बोलतो रे,
ये आम जो भी आप हम लोग इंटीरियर में गए थे तो कैमरे पर भी कुछ लोगों ने कहा कोनो बोलतो रे, मतलब ये रंगदारों की जो भाषा है उस भाषा का प्रयोग अभी भी बिहार में किया जा रहा है एक खास वर्ग के तरफ से कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर कोई मेरे सामने कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और दूसरा चीज़ एक गाना जो फेमस हुआ है कि लेके दुनाली दिवाली हम मनेबू गोली के छर्रा से आवेद भैया के सत्ता में घरे से उठा लेबो। ये जो गाना जो बिहार के युवाओं के बीच में बहुत गाया गया, खास करके एक खास वर्ग के लोग इसी गाने का जिक्र कर रहे थे शायद प्रधानमंत्री इसी गाना का बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, कट्टा का दुनाली का जो प्रयोग कर रहे हैं, छर्रा का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो गाना है ये वो मानसिकता दिखाता है खास वर्ग के लोगों का कि अगर हमारे तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो फिर हम वो पहले वाले जंगल राज की स्थिति हम ला देंगे। अब देखिए दानापुर का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि दानापुर में जो रीतलाल यादव हैं वहाँ पर दानापुर पटना के नज़दीक का इलाका, अब पूरा इलाका बहुत ही तेज़ी से डेवलप हुआ है। बहुत सारे बिल्डर वहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर वहाँ अपार्टमेंट बना रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोगों से जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, कैमरे के पीछे जो बातचीत हुई, उसमें रीतलाल का बार बार लोगों ने नाम लिया कि ये वो व्यक्ति है जो यहाँ पर रंगदारी उगाही करता है, लोगों से कमीशन लेता है, गिल्ली बालू जो भी कंस्ट्रक्शन काम में उपयोग में आते हैं सब जगह उसका कमीशन बंधा हुआ है। मतलब एक रंगदार व्यक्ति, एक फिरौती वसूलने वाला व्यक्ति वहाँ पर आरजेडी का उम्मीदवार है और उसके लिए आरजेडी के बड़े नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाकर के रोड सेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जाति को गोलबंद करने का पूरा यह फार्मूला है, लेकिन तेजस्वी बात दूसरी कर रहे हैं, ए टू जेड की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक चीज आपने यहाँ कही कि लालू प्रसाद यादव ने रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया और बिल्कुल किया, और जाहिर सी बात है उस पर सवाल भी खड़े होने चाहिए कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को पहले तो टिकट दिया जाता है। इस पर अनकट बातें में इससे पहले हमारे मेहमानों के साथ चर्चा भी हो चुकी है, चाहे फिर आप मोकामा की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप रीतलाल यादव की जो सीट है उसकी आप बात कर लीजिए। यहाँ से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जो जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, जिन पर कई ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी बात भी होनी चाहिए, जिनका जिक्र भी होना चाहिए, बावजूद इसके पहले तो टिकट दिया जाता है। फिर टिकट देने के साथ साथ उनके समर्थन में उन्हीं के पार्टी के दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बात जो है नहीं होगी। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि मोकामा में अनंत सिंह को एक रात पहले गिरफ्तार किया जाता है और उसके अगले दिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो सियासत जो है, इस तरीके की सियासत वो दोनों तरफ से नहीं हो रही है विनोद जी। देखिए ललन सिंह का जो मामला है, ललन सिंह तो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी ही वहाँ उम्मीदवार थी। उस समय अनंत सिंह के ललन सिंह के विरोध में थे जी। लेकिन ये मामला पूरी तरह से एक जातीय रंग ले चुका था और इसके लिए ललन सिंह इस मैदान में उतर गए। तो कहीं ना कहीं ये जात पात की राजनीति थी जो कि बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। तो ललन सिंह अगर वहाँ गए थे तो अपने एक विरोधी, जो पूर्व में उनका विरोधी रहा था, उसके लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपने जात और समाज का मतलब एक तरह से पैरोकार करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो लेकिन हालांकि हम लोग जब पटना में जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी से मिले तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहा कि नहीं, हम लोग बिल्कुल भी जातीय राजनीति को हवा नहीं देना चाहते हैं और जो अपराधी हैं वो बिल्कुल अपराधी हैं और नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों पर बिना भेदभाव का कार्रवाई किया है। अनंत सिंह ने अगर ये कांड किया या नहीं किया जो भी हो तो अदालत फैसला करेगा, लेकिन उनका नाम आने पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। तो नीरज कुमार कहीं भी अपराध और क्राइम को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे पटना में जब उनसे बातचीत हुई। जी बिल्कुल। आपराधिक नेताओं की अगर बात करेंगे तो पहले चरण में तो ये है ही, जैसा विनोद जी के साथ चर्चा भी हुई, कि दूसरे चरण के मतदान में भी नवादा जो सीट है उसी के साथ साथ अन्य सीटें भी कई ऐसी है जहां पर बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला जो है वो होने वाला है। अगर आपराधिक छवि वाले नेताओं की बात करेंगे तो दूसरे चरण के मतदान में 32% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा था कि इस तरीके के उम्मीदवारों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा,
उनको टिकट भी जो पार्टियों की तरफ से दिया जाता है और फिर चुनाव लड़ने की हरी झंडी जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिखा दी जाती है। तो ये कब बदलेगा, कब सुधरेगा, ये भी बड़ा सवाल है। विनोद जी, अगर इस दूसरे चरण के मतदान की बात करेंगे तो अग्नि परीक्षा सिर्फ बीजेपी की नहीं होने वाली है बल्कि चिराग पासवान की भी होने वाली है, क्योंकि जो चिराग पासवान की सीट है जमुई, जहां से सांसद रह चुके हैं, उस सीट पर कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला होने वाला है। और इस चुनाव में अगर देखा जाए तो तमाम सहयोगी पार्टियों को अलग रखते हुए तवज्जो जो दी गई है चिराग पासवान को, वो सबसे ज्यादा दी गई है। क्या लगता है आपको दूसरे चरण के मतदान में उनको जो सीटें मिली है उस पर प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? देखिए, चिराग पासवान को 29 सीट मिला है, ये मामूली सीट नहीं है, जबकि दूसरे गठबंधन के जो सदस्य हैं उनको 6-6 सीट दिया गया। तो चिराग पासवान को 29 सीट मिला है, तो निश्चित रूप से पूरा एनडीए गठबंधन उनके साथ है। और जब हम लोग शुरू से ही जब बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के या जेडीयू के या हम के नेताओं से, तो वो लोग साफ साफ कह रहे थे कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जेडीयू नहीं लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही, एनडीए लड़ रहे हैं। तो बार बार ये एनडीए की बात करते थे। जैसे आपका उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू, ये सारे लोग एकजुट होकर के बोलते थे कि नहीं, हम पूरा एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस बार जो विपक्ष है पूरा एकजुट हो गया है। और उनके भी कुछ लोग उधर चले गए हैं, जैसे मान लीजिए ये मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी उनके खेमे में चले गए हैं लालू यादव का। तो ये और उन्होंने डिप्टी सीएम बिहार का कई ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां सहनी वोटर बहुत मायने रखता है। और सहनी के साथ साथ कई दूसरी जाति के जो लोअर इसमें आते हैं, अति पिछड़ी जाति में आते हैं, वो भी उसके साथ कनेक्ट हैं, सामाजिक रूप से कनेक्ट हैं। तो ये वोट काफ़ी प्रभाव करता है, इसलिए काफ़ी मजबूत गठबंधन दोनों साइड से बना हुआ है, चाहे वो महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो। तो चिराग पासवान जिन जिन सीटों पर लड़ रहे हैं, अगर एनडीए के घटक दल अगर उनको सहयोग नहीं करते हैं तो चिराग पासवान के लिए वो सीट बचाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान, यानी कि जो चिराग पासवान जो उनके पिताजी का जो कैडर वोटर था, वो एक खास जाति का था, वो पासवान जाति का था, वो एक पासवान जाति के बड़े नेता। ये अच्छी बात है कि बिहार के गाँव में पासवान जाति की बहुलता है। कोई भी गांव में, बिहार के किसी भी गांव में चल जाइए तो पासी टोला होता है, तो पासी टोला का एक वोट बैंक होता है। और ये काफ़ी एग्रेसिव वोट होते हैं, ये जल्दी टस से मस नहीं होते। राम विलास पासवान के लिए काफ़ी एक कैडर वोट माने जाते थे। तो इनके साथ साथ और जो दूसरे, जैसे गांव में एक टोला होता है, पासवान टोला है, तो उसके बगल में दूसरा टोला होता है, तो ये सब वोटों को मोबिलाइज करने का भी काम गाँवों में ये पासवान लोग करते थे। तो इसलिए वो तो वोट उनका पक्का है ही, लेकिन जब तक उनको एनडीए के दूसरे घटक का ये वोट बैंक नहीं मिलता है, उनके लिए जितना बड़ा कठिन होगा। क्योंकि ये पूरी लड़ाई कट टू कट की फाइट है। पूरा आप चुनावी कैंपेन को आप देख रही होंगी कि कितना एग्रेसिव सभी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये पूरा घटक दल मिल करके अगर चिराग पासवान को सहयोग करते हैं तभी वो सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि उनको जो सीट मिला है वो टफ सीट मिला है। जो सीटें मिली है और उस पर कहीं ना कहीं परीक्षा है चिराग पासवान की, ये कहा जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया उन तमाम बयानों का जो सियासत से जुड़े हुए हैं और सियासी गलियारों में तहलका मचा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का बयान हो, अमित शाह भी बयान दे रहे हैं, जेपी नड्डा की तरफ से भी बार पलटवार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ना राहुल गांधी मोर्चा छोड़ने के लिए तैयार है, ना प्रियंका गांधी और ना ही तेजस्वी यादव। तो देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे चरण के मतदान के लिए जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, इनका कितना असर मतदान पर पड़ता है। और आने वाली 14 तारीख जिस दिन नतीजे सामने आने वाले हैं और तमाम पार्टियों का जो इम्तिहान है उसकी रिपोर्ट सामने आने वाली है, वो उस पर कितना असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो विनोद जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों का जवाब आपने बाखूबी से दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में अनकट बातें में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।